वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ प्रोसेस। उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन हम इसे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज करना कहाँ से? फ्रॉम फूड से एनर्जी का रिलीज करने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता, वो ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन का मीन्स होता है जब फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल। ऑक्सीजन को जब सेल के अंदर ले जाया जाएगा, यूजिंग इट, उसके बाद इसको यूज़ किया जाएगा किसके लिए? एनर्जी को रिलीज करने के लिए। एंड देयर एलिमिनेट द, और इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये पूरा फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो। कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी होते हैं या हम कहें वेस्टेज भी होते हैं जिसको एलिमिनेट करना होता है। वो एलिमिनेटेड सब्सटेंस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब उसके बाद ब्रीथिंग देखिए। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन। कि वो तरीका, वो मैकेनिज्म जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से? हवा से। एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है कहाँ पर? हवा में। उसको हम ब्रीथिंग कहेंगे। ब्रीथिंग का मतलब सीधा सा ये है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। उस मैकेनिज्म को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन होता है फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर एनर्जी बनाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ये भी आपको याद रखना है। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। वो कैसे अपोजिट है उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है कब? रेस्पिरेशन के टाइम, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आगे हम पढ़ेंगे। एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर? सेल्स के अंदर। एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म इसको यूज करता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी इज ए एनर्जी करेंसी। ये एक तरह से एनर्जी की करेंसी है। करेंसी मीन्स जैसे हम आज कोई भी सामान हमें खरीदना होता है तो हम उसमें रुपीज़ डॉलर्स में करेंसी है ना, इसी तरह एनर्जी की करेंसी एटीपी है। अब देखिए, एनर्जी इज स्टोर इन सेल। सेल के अंदर स्टोर कैसे होती है? सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो लो एनर्जी यानी कि एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलकर जब रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ये रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी बनाते हैं। एडीपी होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये नीचे लिखा हुआ है। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, यानी कि इसमें फॉस्फेट 2 होते हैं। और ये एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लो एनर्जी है। जैसे ये एक और इसके साथ फॉस्फेट मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, मिलते ही ये रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज करेंगे और उस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे एटीपी की फॉर्म में। अब व्हेन सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो क्या होगा? उन्हें स्टोर कैसे की हुई है? एटीपी की फॉर्म में। अब ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा एडीपी प्लस में फॉस्फेट प्लस में एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज कर लेंगे हमारी बॉडी सेल्स। ठीक है, यानी कि यूज़ करेंगे जब ये एडीपी प्लस फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब स्टोर करेंगे तो एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी बना देगी। यानी कि एडीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसाइन
डाइफॉस्फेट और एटीपी की फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा आगे देखिए, रेस्पिरेशन दो तरह के होंगे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेशन होगा, या मैं कहूँ कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की जो अब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा, वो कौन सा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसके साथ ही एक रेस्पिरेशन और होता है जिसको हम लैक ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, या रेस्पिरेशन इन मसल्स कह सकते हैं। मसल्स में जो रेस्पिरेशन होगा वो वैसे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन है लेकिन कम है। इट अक्कर्स इन मसल्स, ये मसल्स में होगा ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज्ड फास्टर, जब ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से यूज़ की जाएगी तो क्या हो जाएगा? मसल्स में सप्लाई, जो ऑक्सीजन जो है वो बहुत तेज़ी से सप्लाई की जाएगी ब्लड में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। इन दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज आर कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, तो इस टाइम में जो रेस्पिरेशन के टाइम में जो ग्लूकोज बनता है, वो जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और वो लैक्टिक एसिड जब कन्वर्ट होगा तो उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। द सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, जब एकदम से लैक्टिक एसिड बन जाती है हमारी मसल्स में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, तो क्या हो जाएगा? मसल्स क्रैम्प्स बन जाएंगे, मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, जो क्या है? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, यानी मसल्स का खिंचाव हो जाता है, या वो एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। कई बार खेत में ज़्यादा काम करने से, या फिजिकली एक्सरसाइज जिम ज़्यादा हम फर्स्ट टाइम बहुत हैवी जिम कर लें तो क्या हो जाएगा? क्रैम्प्स हो जाते हैं। व्हेन वी रिलीव फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथिंग एंड मसाज, फिर हमें क्या है? अगर हम ज़्यादा काम फिजिकली काम कर ले तो अगर हम गर्म पानी से नहा लें या फिर मसाज करा लें तो हमारे मसल्स को रिलीफ महसूस होता है, क्रैम्प्स जो है वो कम हो जाते हैं, या वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का था। अब इस के थ्रू हम देखेंगे, इस एक टेबल के थ्रू, कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का। जैसे ही क्या है, हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज है। जैसे ही क्या होगा, ये ग्लूकोज कहाँ जाता है? एब्जॉर्ब्ड होकर कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि प्रूवेट एसिड बनेगा, प्रूविक एसिड बनेगा, प्रूवेट होता है ये, प्लस में एनर्जी होगी। अब ये कैसे काम करेगा? देखिए, अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये प्रूवेट जो है ये क्या है? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसकी? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किस में? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये इथेनॉल मीन्स आप कह सकते हो अल्कोहल में, और ये कहाँ पे होता है? ये ईस्ट में होता है। ये कहाँ होता है? ईस्ट में। अब है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन आ जाए कि ऑक्सीजन कम है, यानी कि मसल्स में हो रहा है, तो ये प्रूवेट जो है ये मसल सेल में ब्रेक डाउन होगा। अब मसल सेल में किस चीज़ में ब्रेक डाउन होगा? लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी में, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी यहाँ मिलेगी। अब बात आती है कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी कि एक तरह से सफिशेंट ऑक्सीजन है, तो ये प्रूवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा, किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में, और ये एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, सभी में एनर्जी बन रही है, चाहे वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। अब किस में एनर्जी ज़्यादा बनेगी? अब देखिए, एनर्जी इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें जो एनर्जी बनती है वो 2 ATP बनती है, और इसके अंदर बात करें तो 2 ATP बनती है, और इसके अंदर जो है 36 ATP बनती है।
इसके अंदर 36 ATP बनती है, यानी कि एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा बनी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ग्लूकोज कहाँ ब्रेक डाउन, प्रूवेट्स कहाँ ब्रेक डाउन होता है, साइटोप्लाज्म में। अगर पूछ ले कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ होगा, प्रूवेट जो ब्रेक डाउन है वो क्या है, ईस्ट में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इसमें 2 ATP, इसमें भी 2 ATP, और आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 36 ATP। क्लियर, आगे देखिए। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कन्वर्जन इनटू प्रूवेट, यानी कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ क्या हो रहा है, प्रूवेट में बदल रहा है या प्रूविक एसिड में बदल रहा है। कहाँ बदलता है ये, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ काम होता है, ये साइटोप्लाज्म में, और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज डूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कहाँ पर, कौन करता है उसको, ईस्ट या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको करता है, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन जिसमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है, यानी कि अल्कोहल जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनती है। उसके बाद है एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, जो फूड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और एनएरोबिक में पार्शली ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और एन एरोबिक में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, साथ में या तो इथेनॉल होगा या लैक्टिक एसिड होगा। उसके बाद अब इसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है एरोबिक में, तो इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बन रही है, यानी 36 ATP बन रही है। यहाँ पार्शली ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो लेस होगी। उसके बाद इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में होता है, और साथ में ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमने पढ़ा था एरोबिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में तो दोनों में ही होगा। उसके बाद की बात करें तो इसमें एनएरोबिक में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, या माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये इसमें कहाँ होगा, या तो मसल्स में या फिर ईस्ट में। इसके एग्जाम्पल एरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन करता है, ह्यूमन बीइंग, अर्थवॉर्म, फ्रॉग एक्सेट्रा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट, मसल सेल, ये सभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन, अब प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो रेस्पिरेशन करेंगे, वो भी तो सांस लेंगे ना। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके ही जैसे प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है। द प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये यहाँ बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि बच्चों को पता नहीं होता कि ये जो है प्लांट जो है कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक या एनारोबिक। तो प्लांट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दे एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलग अलग पार्ट्स से। ये डिफ्यूजन कहाँ पे, रूट्स में भी होता है, स्टेम्स में भी होता है, और लीव्स में भी होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें इन रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, द रूट ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
for respiration from the air present in between the soil particle by the process of diffusion। जो soil particles के बीच में जो थोड़ा सा गैप रह जाता है उसमें जो एयर प्रेजेंट होती है ये रूट्स वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द रूट हेयर्स के थ्रू ये डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे एंड रीच ऑल द सेल ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। और रूट के सभी सेल्स के पास ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स की बात करें तो द स्टेम ऑफ द स्मॉल प्लांट, अगर छोटे प्लांट्स हैं जैसे कि हर्ब है उनमें क्या होता है स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा पहले हम पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा टीनी पोर्स होते हैं, उसकी हेल्प से ये क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर लेते हैं, क्योंकि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ठीक है। और अगर हम बात करें हार्डी वुडी प्लांट्स की, यानी कि जो बड़े पेड़ पौधे हैं उसमें स्टेम जो है वो वुडी होती है, हार्ड होती है, तो उसमें स्टोमेटा काम नहीं करता। जैसे ट्री है या बिग प्लांट्स है उसमें स्टोमेटा नहीं होता, तो दे हैव ए लेंटासाइल, लेंटिसल्स की हेल्प से वो क्या है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन इन लीव्स, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर्स, जो लीव्स हैं उसके ऊपर क्या होते हैं टीनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहें, और स्टोमेटा की हेल्प से ये क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन इन द प्लांट अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट, रेस्पिरेशन जो है डे टाइम और नाइट टाइम में दोनों में होगा। ऐसा तो नहीं कि सांस हम सिर्फ दिन में लेंगे या रात में लेंगे, ये दोनों टाइम होगा दिन रात, और लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है। अगर ड्यूरिंग डे की बात करें तो क्या होगा, अगर रेस्पिरेशन की बात करें डे में तो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या है ये ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बनाएंगे। अब देखिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रेस्पिरेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ या रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, और इनके क्या है प्रोडक्ट में फूड एंड ऑक्सीजन है। इनके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इनके रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। देखिए ये रिवर्स है। रेस्पिरेशन क्या करेगा, इस फूड और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देगा। इसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन एंड वाटर जो है वो फूड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स है। ड्यूरिंग डे टाइम द फोटोसिंथेसिस अक्कर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, दिन में फोटोसिंथेसिस होने के कारण क्या है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मीन्स ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन ये प्लांट बना रहा है इसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है प्लांट वो खुद यूज कर लेगा, किसके लिए अपने रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देगा, किसके लिए हमारे लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी। अब रेस्पिरेशन कर रहा है यानी ऑक्सीजन को उसने ले लिया, अब क्या प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू डे के टाइम में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ कर लेगा और कुछ बार एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ठीक है, यहाँ से यानी कि दिन के टाइम में जो भी रेस्पिरेशन के टाइम में प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी या प्रोड्यूस की थी वो सारी की सारी उसने खुद ही यूज़ कर ली, बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं की। अब नाइट टाइम की बात करें तो अब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो रेस्पिरेशन तो हो रहा है। रेस्पिरेशन हो रहा है मीन्स फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता नहीं तो ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी नहीं इसकी, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और ऑक्सीजन इसको चाहिए है क्योंकि रेस्पिरेशन तो करेगा, ऑक्सीजन ये बना नहीं रहा, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो बाहर से जितनी ऑक्सीजन है वो ये लेगा। तो एट
night time when no photosynthesis occur and no oxygen is produced, so oxygen is diffused from the air into leaves for respiration and carbon dioxide is produced by respiration and carbon dioxide diffused into the air, जिसके कारण क्या है, बाहर हमारी ही ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन प्लांट ले लेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर रिलीज कर देगा। इसलिए रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या से होगा, अलग अलग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जो अलग अलग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए। इन सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एमीबा, ये कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से और अपने सेल मेम्ब्रेन से ही ये डिफ्यूजन कर लेंगे, यानी डिफ्यूजन करेंगे और उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगी। आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, जो कि सॉइल के अंदर रहता है और जिसकी जो क्या करता है, स्किन की हेल्प से एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, एयर से क्या है एब्जॉर्ब कर लेगा, किसकी हेल्प से, स्किन की हेल्प से, और स्किन की हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं जैसे कि फिश है, वो क्या करेंगे, गिल्स की हेल्प से क्या है रेस्पिरेशन करेंगे। इन द इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे ग्रास हॉपर, कॉकरेच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये क्या है द टीनी हॉल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स होते हैं इनके ऊपर, ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब ट्रेचिया, इनके ऊपर एयर ट्यूब होती है ट्रेचिया, उसकी हेल्प से ये क्या है रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन ऑर्गन ऑफ द लैंड एनिमल जैसे ह्यूमन, फ्रॉग, बर्ड, लिजर्ड, डॉग एक्सेट्रा, ये लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग जो है वो ब्रीथिंग बोथ बाय लंग्स एंड स्किन, ये ऐसा केस है जो आपको याद रखना है। फ्रॉग जो है वो क्या है, जब अर्थ के ऊपर होता है तो लंग्स से सांस लेगा और जब वो वाटर के अंदर होता है तो स्किन से सांस लेता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन द लैंड एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि जो पृथ्वी पे चल रहे हैं जानवर, जो लैंड के ऊपर जो रहते हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ी से जो है एक्वेटिक एनिमल ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है। ब्रीथिंग रेट मीन्स 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में जो है ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। अब है रेस्पिरेशन इन एमीबा। एमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होगा, वी नो डैट एमीबा इज ए यूनिसेलर, हमें पता है एमीबा यूनिसेलर है, विच लिव्स इन द फ्रेश वाटर में रहता है। दिस ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो रेस्पिरेशन करे। सो इन एमीबा रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रो इट्स सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए ये क्या है अपनी सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहें, उसकी हेल्प से ये सांस लेता है। एमीबा गेट ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन सराउंडिंग वाटर, जो वाटर के अंदर जो गैस डिजोल्व है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व है, उसी से क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी में से क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या है ऑक्सीजन को ले लेगी। ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज्ड इनसाइड द बॉडी, और जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई है उसी को एमीबा यूज कर लेगा। इन द बॉडी द ऑक्सीजन गैस ऑब्जॉर्ब्ड इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स, जो ऑक्सीजन इसने यूज की है, एब्जॉर्ब की है, उसको ये यूज करेगा किसके लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि उसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज कर कर डाइजेस्ट किया जा सके। द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एलिमिनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देगा अपने सराउंडिंग वाटर में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन को तो अंदर ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है विद द हेल्प ऑफ ये सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। अच्छा, एमीबा पैरामीशियम
प्लेनेरिया सभी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होगा, केचुए में। अर्थवॉर्म आर फाउंड इन सॉइल, ये सॉइल में होता है, मिट्टी में होता है। इन अर्थवॉर्म देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, अर्थवॉर्म के पास भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। सो अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू इट्स मॉइस्चर थिन एंड हाईली वस्कुलर स्किन, ये जो अपनी बिल्कुल जो मॉइस्चर्ड स्किन है, थिन स्किन या वेस्कुलर स्किन की हेल्प से ये क्या है, रेस्पिरेशन करता है। ऑक्सीजन गैस अब्जॉर्ब बाय द स्किन डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाएगा एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स, और सभी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड, ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ताकि उसका ब्रेकडाउन हो सके, एनर्जी रिलीज हो सके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा थ्रू द मॉइस्चर स्किन। ये जैसे कि अर्थवॉर्म है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर स्किन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्यूजन देख लें। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है क्या, हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेटेड एरिया, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये कोई भी अर्थवॉर्म है और बाहर ये ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये क्या, ये डिफ्यूजन ही तो है, डिफ्यूजन प्रोसेस इसी को कहेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन इन फिश, फिश में रेस्पिरेशन कैसे होगा, इन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मीन्स जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश है, ये रेस्पिरेशन करते हैं स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हेल्प से। इनके पास स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको हम गिल्स कहेंगे। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ होते हैं अपने फिश के हेड के। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर, ये इनके दोनों तरफ जो गिल्स होते हैं उस पर कवर होता है जिसको ओप्रेकुलम कहते हैं। व्हेन द फिश ओपन इट्स माउथ, जब मछली अपना मुंह खोलती है, वाटर इज ड्रॉन इनटू द बक्कल कैविटी, जो पानी है वो उसके बक्कल कैविटी में चला जाता है, पासिस थ्रू द गिल्स, और गिल्स से होते हुए। द गिल्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल, गिल्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, जो कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में। द एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन इज देन सप्लाइड टू ऑल द सेल्स, और यही ऑक्सीजन सभी सेल्स में सप्लाई कर दिया जाता है और इसी से एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। और उसके बाद जो वेस्टेज है, रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्टेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या है, उसी वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा। ये रेस्पिरेशन इन फिश है। अच्छा, अब है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होगा, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमें पता है कि फूड में से एनर्जी को रिलीज करना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसे की जाती है, कैसे क्या मैकेनिज्म है इसका, द ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू की जाती है, और हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है। अच्छा, अब ये दो तरह से होती है, क्योंकि ब्रीथिंग में क्या होगा, एक बार सांस को अंदर ले जाया जाएगा, मीन्स हवा को अंदर ले जाया जाएगा, और एक बार हवा को बाहर निकाला जाएगा। जब हम इनहेलेशन की बात करें तो उसको कहते हैं ब्रीथिंग इन, यानी कि हवा को अंदर ले जाना। द प्रोसेस इन टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, यानी कि हवा को लंग्स तक ले जाना ही इनहेलेशन या फिर हम कहें ब्रीथिंग इन होता है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी बिकम बिगर, चेस्ट कैविटी जो है वो बड़ी हो जाएगी, बिगर हो जाएगी। ये चेस्ट कैविटी है, ये फूल जाएगी, चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, बिगर हो जाएगी, और एयर सक्ड इनटू द लंग्स, और हवा जो है वो लंग्स के अंदर भर जाएगी। रिब केज मूव्ड अपवर्ड, रिब केज यानी कि जो लंग्स के ऊपर जो पसलियां हैं, जो रिब्स हैं, वो भी क्या है, ऊपर की तरफ फैल जाएंगी, क्योंकि हवा भरने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिब केज भी अपवर्ड मूव करेगी। और उसके बाद डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, क्योंकि लंग्स के नीचे जो है ये डायाफ्राम है, ये वाला जो डायाफ्राम है,
कर्व्ड सरफेस में। जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर आएगा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये इनहेलेशन में होगा। जब एक्सहेलेशन की बात करें या हम ब्रीथिंग आउट की बात करें तो क्या होगा, ब्रीथिंग आउट क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एयर इज एलिमिनेट फ्रॉम द लंग्स, हवा जो है लंग्स से बाहर निकालनी ही इनहेले एक्सहेलेशन या फिर हम कहें ब्रीथिंग आउट होता है। इसमें क्या होगा, चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाएगी क्योंकि जितने भी हवा है, एयर है, वो एलिमिनेट होगी। एयर पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, हवा जो है वो लंग्स से बाहर निकल गई है। रिब केस मूव डाउनवर्ड, रिब केस क्या हो जाएगा, वापसी डाउनवर्ड हो जाएगा। और डायफ्राम भी क्या है, कर्व्ड हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इन ब्रीथिंग ए ब्रीथ मीन्स, यानी कि एक सांस का लेना का मतलब है कि वन हेलेशन और वन इनहेलेशन का मतलब ही वन ब्रीथ है। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, यानी कि एक बार सांस का अंदर ले जाना, ब्रीथ इन करना, और एक बार ब्रीथ आउट करना ही क्या है, ए ब्रीथ है, यानी कि एक सांस है, यानी कि जिसको हम कहें ब्रीथिंग साइकिल। ठीक है। और ब्रीथिंग रेट क्या होगी, ब्रीथिंग रेट मीन्स एक मिनट में कितने हम इनहेलेशन कर रहे हैं और कितने हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, वो क्या है, ब्रीथिंग रेट है। अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे यहाँ। इन ह्यूमन बीइंग मैनी ऑर्गन टेक पार्ट इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बहुत से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द ऑर्गन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक ग्रुप बना लेते हैं तो उस पूरे ग्रुप को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दे देते हैं। द मेन ऑर्गन, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, नोज, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स, डायफ्राम, ये सभी क्या है, इसके मेन ऑर्गन्स है। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये देखिए, ये नोज, उसके बाद ये फेरनेक्स, फेरनेक्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। ये लैरनेक्स है, ये ट्रेचिया है, ये जो आपको छोटे छोटे बॉल्स ये दिखाई देती है बैलून टाइप में, दिस इज एल्वोलाइज। ये आपका लेफ्ट लंग, ये आपका राइट लंग। उसके बाद इनके ऊपर जो ये इस तरह की पसलियाँ होती हैं, इसको हम रिब्स कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो मतलब कि एक तो ये वाली पाइप ऐसे है, विंड पाइप जिसको कहे, उसके बाद ये आगे नैरो पाइप्स है, इन नैरो पाइप्स को हम ब्रोंचीज कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, ब्रोंची कह देते हैं। ठीक है। नीचे ये डायफ्राम है। अब इसको डिटेल में थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बिगिनिंग फ्रॉम द नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से। नोज हैज़ टू होल इन इट, नोज के दो होल होते हैं, विच आर कॉल्ड नोस्ट्रिल, जिसको हम नोस्ट्रिल कह देते हैं। देयर इज ए पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रिल विच इज कॉल्ड नेसल कैविटी, यानी कि उन पासेज के बाद, यानी नोस्ट्रिल के बाद जो पाइप आती है, एक तरह से एक पास आता है, एक रास्ता आता है, उसको हम नेसल कैविटी कह देते हैं। द एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल, जब नोस्ट्रिल से एंटर होती है एयर, एंड रीच इनटू द नेसल कैविटी, तो जब नेसल कैविटी के अंदर पहुंचती है, द नेसल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द बक्कल कैविटी बाय द बोनी प्लेट्स, और ये क्या है, बोनी प्लेट्स की हेल्प से नेसल कैविटी जो है बक्कल कैविटी से अलग हो जाती है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये जो ये नोज है, उसके बाद ये क्या है, ये अंदर वाली जो पाइप है ये नोस्ट्रिल है, वो सॉरी नेसल कैविटी है, ये नेसल कैविटी है, और ये वाली जो है ये बक्कल कैविटी है, रेस्ट में उसमें हमने पढ़ा होगा। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं बोनी प्लेट। बोनी प्लेट क्या करता है, नेसल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, द नेसल पासेज इज लाइंड विद हेयर, इसके अंदर नेसल पास के अंदर बहुत से छोटे 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 हेयर्स होते हैं, एंड डैट फिल्टर द एयर, जो क्या करता है, एयर को फिल्टर करते हैं, डस्ट फ्री करता है उसको। एयर गेट वार्म्ड,
हवा को गर्म भी करता है और मॉइस्चर भी करता है, यानी कि ठंडी हवा है तो उसको गर्म कर देगा, और अगर सूखी हवा है ज़्यादा गर्म है तो उसको मॉइस्चर कर देगा, अगर उसमें धूल मिट्टी है तो उसको साफ़ कर देगा। नेसल कैविटी इज आल्सो लाइन विद, नेसल कैविटी भी क्या के अंदर क्या होता है, लाइन विद ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम। इसके अंदर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम होता है। ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम का मतलब क्या है, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, देखिए ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। ये काम करता है, ये एपिथेलियम एक लेयर है जो क्या काम करती है, सेंस का काम करती है। क्या सेंस करती है, स्मेल को, क्योंकि नोज हमारा सेंस ऑर्गन है ना, तो ये क्या करते हैं, सेंस का काम करती है, कौन से, स्मेल का। और ये सेंस स्मेल का काम कौन सा ऑर्गन करता है, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप, विंड और पाइप और जो हम कहें थ्रोट यानी कि गले के बीच का जो पार्ट है उसके बीच, उसको कहते हैं फर्नेक्स, यानी कॉमन पाथ है। फर्नेक्स क्या है, कॉमन कॉमन पाथ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये फर्नेक्स है, कॉमन पाथ है किसका, हमारे विंड पाइप का और फूड पाइप का। उसके बाद है फ्रॉम द नेसल कैविटी एयर एंट्री इनटू द फेरनेक्स, जब नेसल कैविटी से फेरनेक्स में एयर आती है एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप, तो कहाँ चली जाती है, वो विंड पाइप में जाएगी। द ट्रेचिया इज ए थिन वॉल ट्यूब, ट्रेचिया एक थिन वॉल ट्यूब है जो एक्सटेंडेड टूवर्ड थ्रू द नेक्ड एंड डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेज। जो क्या है, ट्रेकिया जो है यहाँ से गले से होते हुए आगे जाकर ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, जिसको हम ब्रोंची कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टू ब्रोंची कन्वर्ट इनटू द कनेक्टेड इनटू विद टू लंग्स, ये जो ब्रोंची है ये कनेक्ट होगी किससे, टू लंग्स से, दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट। ट्रेचिया हैज़ cartilaginous rings to prevent it from collapsing between the breathing, यानी कि जो ये ट्रेचिया है इसके अंदर आपको ये रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, ये क्या है, कार्टिलेज रिंग है। कार्टिलेज रिंग्स यानी कि एक तरह से स्पेशल टाइप के बोनी रिंग है, जिसका काम क्या है कि जब हम सांस लें तो ये क्या है, कोलैप ना हो, कोलैप का मतलब चिपके ना, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अपनी पोजीशन अपना साइज बना के रखती है जितना ज़रूरी है या जितना है इसका। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स जो है चेस्ट कैविटी के अंदर, जिसको हम कहें कि थोरैकिक कैविटी भी कह देते हैं। द लंग्स आर एनक्लोज्ड इन ए रिब केज, रिब केज के अंदर ये बंद होते हैं, यानी कि पिंजरा है होता है, केज का मतलब एक तरह से पिंजरा, रिब केज का मतलब पसलियाँ, पसलियों के अंदर ऐसे ये बंद होता है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। ईच ब्रोंची डिवाइड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंचिलॉइज, और ये ब्रोंची और भी आगे, जैसे कि अब टू पार्ट्स में डिवाइड, उसके बाद ये फर्दर ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंचिलियस। ईच ब्रोंचिलियस डिवाइडेड इनटू एल्वोलाई डक्ट, और उसके बाद ये और छोटे छोटे डक्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एल्वोलाई डक्ट। उसके बाद क्या होगा, एल्वोलाई डक्ट विच कनेक्टेड टू ए एल्वोलाई, और इनके आगे एल्वोलाइज कनेक्टेड होते हैं। द वॉल ऑफ द एल्वोलाइज सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और इनके सराउंडिंग बहुत ही पतली पतली ब्लड कैपिलरीज फैली हुई होती है। एल्वोलाइज डेट ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी, जैसे ऑक्सीजन इसके, ये एल्वोलाई का काम है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना। द डायफ्राम इज ए शीट ऑफ मसल, डायफ्राम एक मसल की शीट है जो क्या करती है, हेल्प करती है ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में, यानी कि जैसे ब्रीथिंग इन करेंगे स्ट्रेट हो जाएगी और ब्रीथिंग आउट करेंगे ये कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये कैसे काम करेगा। अभी हमने पढ़ा कि एल्वोलाइज जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है।
अब कैसे होगा देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्वोलाई है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी क्योंकि ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, दोनों ही होगी ना। अब क्या होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से काम करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, इसके अंदर आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये बाहर निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ऐसा हो जाता है और इसको बाहर निकाल देगा। अगर इनहेल की बात करें, इनहेल के टाइम में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कितनी होती है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं। एक्सहेल, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है इन्वायरमेंट में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, 4.4 हो गया, और वेपर्स भी बढ़ जाते हैं। अब ब्रीथिंग रेट क्या होती है, ब्रीथिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितनी बार सांस ले रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। एक नॉर्मल अडल्ट मैन की बात करें तो वो 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीथ करता है, सांस लेता है। अब वॉइस बॉक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स को हम लैरिंक्स कह देते हैं। इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेचिया, ट्रेचिया का सबसे ऊपरी पार्ट है। इनसाइड द लैरिंक्स आर 2 वोकल कॉर्ड्स, एक लैरिंक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड होते हैं जो क्या है, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड रिजल्ट द प्रोड्यूसिंग साउंड, जब वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। और द ग्रोविंग पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड एडम एप्पल, जो आपने देखा होगा गले के पास जो है, आपकी गर्दन के पास एक उभरा हुआ पार्ट जो दिखाई देता है, ग्रोविंग पार्ट, उसको हम एडम एप्पल कहते हैं। ये बॉयज़ में ज़्यादा शो होता है, गर्ल्स में कम होता है। क्यों, क्योंकि बॉयज़ में जो है एडम, ये कहें हम, वोकल कॉर्ड जो है वो उसका साइज़ बड़ा होता है, गर्ल्स में कम होता है। ये आपका रेस्पिरेशन था। आगे जो नेक्स्ट हम वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।